नमस्कार दोस्तों। आज कई जन संगठनों ने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस की बातों का जवाब दिया और सबसे अपील की कि 4 तारीख को अंकिता भंडारी की न्याय यात्रा में सभी लोग शामिल हों। इनकी अध्यक्षता और संचालन कमला पंत जी ने किया और सभी जनप्रतिनिधि, उनमें से उनके एक एक सदस्य थे जिन्होंने अपनी बात रखी और प्रेस की बातों का जवाब दिया। ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और मैं चाहूँगी कि आप 4 तारीख को ज़रूर आएं और अंकिता की न्याय यात्रा को मजबूती दें। आज अंकिता का सवाल केवल सवाल मात्र नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बच्चियों का सवाल अंकिता भंडारी का सवाल बनकर उठा है। ये आज केवल अंकिता के लिए हम मांग करने के लिए 4 तारीख का जो आह्वान है महिलाओं के द्वारा, विशेषकर युवाओं के द्वारा, विभिन्न जन संगठनों ने जिसको समर्थन दिया है, जो 4 तारीख को रैली निकलने वाली है, उसके लिए हम ये मानते हैं कि पूरी उत्तराखंड की, हिंदुस्तान की जितनी भी बच्चियां हैं, हम उनके सवाल को उठाएं और कम से कम उत्तराखंड के अंदर बच्चियां हमारी कैसे सुरक्षित रहें, हमारी बहनें कैसे सुरक्षित रहें, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। साथियों, इस प्रेस संबोधन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इस दौरान उर्मिला सनावर के द्वारा जो वीडियो ऑडियो जारी किए गए हैं, उसने अंकिता हत्याकांड के कई पहलुओं को हमारे सामने उजागर किया है और इसके जो ऑडियो और वीडियो उजागर हुए हैं, उससे ये भी साफ दिखाई दे रहा है जो हमारी बहुत संस्कारी सरकार है, जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र का भी मुखौटा हमारे सामने कहीं न कहीं उजागर हुआ है। ये भाजपा सरकार ऑडियो की जो जांच कराने का सवाल जनता के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, उसको वो नहीं उठाया। हम लोग ये कह रहे हैं कि आपकी ही पार्टी के, आपके ही विधायक के पत्नी, आपके परिवार के ही लोग लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, ऑडियो जारी कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार मौन क्यों है? ये हमारे सामने सबसे बड़ा कष्ट का समय है। इसी वजह से सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह जन एकता कूच किया जाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने तमाम संगठनों से सहमति मांगी थी और हमें तमाम विपक्षी दलों का पूरा सहयोग मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है। आज सुबह कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत जी का फ़ोन आया था, गणेश कुंडियाल जी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया है अपना। हमारे सीपीआई के समर भंडारी जी और उनकी पार्टी ने हमें पूरा समर्थन दिया है। यूकेटी का पूरा समर्थन है। हमारे सामने मूल निवास के डिमरी जी बैठे हुए हैं, उन लोगों का पूरा समर्थन है। हमारे बीच में गढ़वाल सभा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पूरे अंकिता भंडारी के सवाल पर पूरी तरह से इस रैली को समर्थन दिया है और ये तमाम लोग हैं जो इससे बहुत आहत हैं। इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उमा जी बैठी हैं जो सीपीएम से भी हैं और भारतीय जन ज्ञान विज्ञान समिति से भी हैं, निर्मला विष्ट हैं उत्तराखंड महिला मंच से, इंसानियत मंच से रवि चोपड़ा जी हैं। तो हम तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो एक दो लोग आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हत्यारों को बचाने के लिए किसने सबूत मिटाए? जो हमारा सीधे सीधे सवाल जो है वो सरकार से इस समय, हम उससे भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम उससे सवाल उठा रहे हैं कि आप इन सवालों का उत्तर दीजिए हमको। बहुत हो गया, इसीलिए हम जो है मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं इन सवालों के उत्तर जानने के लिए। पहला सवाल है, हत्यारों को बचाने के लिए किसने सबूत मिटाए? क्यों वंतरा रिजॉर्ट के उस हिस्से को जहां अंकिता रहती थी रातों रात बुलडोजर चलाकर क्यों नष्ट किया गया?
नंबर तीसरा सवाल है, सत्तासीन पार्टी से जुड़े एक बड़े नेता, पूर्व विधायक के परिवार से जुड़े वीडियो ऑडियो सामने आने के बावजूद भी सरकार मौन क्यों है? उन ऑडियो और वीडियो की जांच क्यों नहीं करा रही? अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय उस नेता की पत्नी जिसने यह खुलासा किया उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? सरकार चुप क्यों है? केवल उसी के खिलाफ एसआईटी क्यों लगाई जा रही है? जिनका नाम उजागर हो गया है वीआईपी के रूप में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सच सामने आने से उसे इतना डर क्यों लग रहा है बीजेपी सरकार को? हम मात्र यही जानना चाहते हैं कि सरकार सच्चाई को सामने लाए, उन वीआईपी का नाम उजागर करे जिसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना घटी, दोषियों को दंडित करे, चाहे तो वो भाजपा आरएसएस के कितने भी शक्तिशाली नेता क्यों न हो, उन्हें जरूर दंडित करे, ये हमारा मानना है। यह शक्तिशाली संघर्ष उत्तराखंड की हर बेटी, हर बहन, नारी की सुरक्षा के सवाल पर या किसी भी तरह से समुदायिक, जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर इंसान व इंसानियत को बचाने के लिए किया जा रहा है। हम ये बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम जाति, क्षेत्र, संप्रदाय जैसे किसी भी वाद के साथ नहीं खड़े हुए हैं। हम केवल इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए आज मासूम जो हमारी बच्ची मरी है 19-20 साल की, उसको न्याय दिलाने के लिए, और जो उत्तराखंड के अंदर जो महिला सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं इस तंत्र के द्वारा जो लगातार जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो विकास के नाम पर जिस तरह की योजनाएं वो ला रहे हैं, उससे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल बढ़ रहा है। हमारे वहाँ नौजवान बच्चा जिस तरह से त्रिपुरा का एंजिन मारा गया, वो सवाल हमारे सामने है। तो ये सारे सवाल जो आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार मौन है, चीज़ों को घुमा रही है, ये सवाल सब के सब अंकिता के साथ जुड़े हुए सवाल हैं। एक तो ये कि अंकिता भंडारी की जो हत्या है, ये इस सरकार की विकास नीति का नतीजा है। ये सरकार चारों तरफ उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार कर रही है। दूसरी तरफ यही विकास की नीति हमारी प्रकृति का भी विनाश कर रही है। लेकिन जब भी समाज सवाल उठाता है, जब भी लोग सवाल उठाते हैं, तो सरकार से कोई उत्तर नहीं आता है। सरकार चुप बैठी रहती है, सरकार बहरों की तरह बहरी बनी रहती है। इसलिए 4 तारीख को ये आह्वान हुआ कि 4 तारीख को जितनी बुलंद आवाज़ समाज खड़ी कर सकता है करे, और ये बहरी सरकार के कान खुलें, उसको ये आवाज़ सुनाई दे। हम लोग पूरी तरह से सरकार से सरकार को ये कह रहे हैं कि आप ये जो नए ऑडियो और वीडियो आए हैं उनकी जांच कीजिए, उनका खुलासा कीजिए। मैं सबसे पहले अपने मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बात मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कुछ मीडिया के लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा। देहरादून में इतने मीडिया के साथी हैं, सबको सूचना दी गई है कार्यक्रम की, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये मुद्दा जो है अंकिता भंडारी का, ये मुद्दा हम सबका सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मीडिया के साथियों को भी सोचना चाहिए कि हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आज हम जो बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तमाम राष्ट्रीय पार्टियां, हमारे बीच मतभेद हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हो सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ हो सकते हैं, वो रहेंगे हमारे जीवन भर मतभेद, लेकिन इस मुद्दे पर तो कम से कम हम सबको एक हो जाना चाहिए। और हमारी कोशिश भी यही रही शुरुआत से ही। हमने जब बात कही, सब लोगों से मुलाकात की, हमने कहा कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है, सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं, महिला मोर्चा से कह रहे हैं उनकी पार्टी की, आप भी आइए, आप भी लड़िए, संघर्ष करिए। ये ऐसा सवाल बन गया आज की समय में हमारे बीच में, हमारी अपनी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगे अपने राज्य में अगर हम अभी भी चुप बैठे रहेंगे। तो मैं देख रहा था पिछले दिनों मीडिया के साथियों को नोटिस जारी होते हैं, कई मीडिया के साथी उसके बाद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके घर से मुझे फोन आ रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा,
हमें कहीं जेल तो नहीं भेज देंगे, ये डर बैठ गया। मैंने कहा आप क्यों डर रहे हो, आप तो समाज की आवाज उठा रहे हो, आपके साथ समाज खड़ा है, सब लोग खड़े हैं, हम लोग रहेंगे आपके साथ खड़े। लेकिन इस तरह से मीडिया के साथियों को डराना धमकाना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम हमारे साथी जो कवरेज करते हैं लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। आप लोग हैं, हमने आपको देखा है, हमेशा आपने उन मुद्दों को उठाया जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे। तो मैं यही चाहूँगा कि एक तो जो सवाल अभी आ रहा है उर्मिला सनावर का, वो महिला है कहाँ, इस बात को लेकर क्यों सरकार बात नहीं कर रही है। 3 दिन से सोशल मीडिया से उर्मिला सनावर गायब है, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन हमें दे, वो किस स्थिति में है। आप SIT आपने जांच कर ली, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर ले, आप जा रहे हो उसके घर के बाहर, आप तमाम तरह से नोटिस चिपका रहे हो, लेकिन वो है कहाँ। लास्ट वीडियो एक जारी हुआ था उसका कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके बाद से उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं जो महिला ने जो बातें कही, जो ऑडियो रिलीज हुए हैं, वो एक बहुत मजबूत आधार है। उस आधार पे अभी तक दुष्यंत कुमार गौतम को FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी, अभी तक पूछताछ शुरू हो जानी चाहिए थी, अजय कुमार से पूछताछ शुरू हो जानी चाहिए थी, कानून के कटघरे में इन लोगों को खड़ा किया जाना चाहिए था। लेकिन जो सबूत पेश कर रहे हैं, जो इन तथ्यों को उजागर कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। आपने अभी तक उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। ये सरकार क्या कर रही है ऐसा? ये सरकार इस राज्य में कैसा माहौल तैयार करना चाहती है, हम पूछना चाहते हैं। तो मैं आप मीडिया के साथियों से यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता तक हमारा यही संदेश है, आप 4 जनवरी के दिन परेड ग्राउंड में आइए, भारी से भारी संख्या में आइए, मातृशक्ति आइए, हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे जैन जी हैं, नई पीढ़ी के युवा हैं, तमाम साथी हैं, आप सभी को सड़कों पर उतरना है और ये सोच कर आना है कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। और इस समय मैं मीडिया के तमाम साथियों से भी दोबारा यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आप इसी तरह से इस मुद्दे को उठाते रहिएगा। और चाहे कितनी धमकियाँ दें, चाहे कितने नोटिस भेजें, इनसे हम डरेंगे नहीं, इनसे हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और किसी भी कीमत पे ये बात तय मानकर चलिए, हम साफ संदेश देना चाहेंगे, जब तक वो VIP, चाहे वो गट्टू हो, चाहे ये कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, जब तक ये व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं होंगे, इस राज्य में ये आंदोलन थमेगा नहीं। अभी सिर्फ एक शुरुआत हो रही है, इसके बाद इस पूरे राज्य में उत्तराखंड बंद करने की स्थिति आएगी, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। पूरा उत्तराखंड जाम करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। नेताओं के जितने कार्यक्रम होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई भी नेता हो, उनके कार्यक्रमों को हम बहिष्कार करेंगे। वहीं मंच पे जाकर इनके कार्यक्रम नहीं होने, कोई कार्यक्रम इस राज्य में नहीं चलेंगे जब तक वो VIP हमें सलाखों के पीछे नहीं मिल जाता। मैं एक सामाजिक संगठन का एक व्यक्ति हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमारे उत्तराखंड में जो भी सामाजिक रूप से प्रताड़ित होते हैं लोग, उनकी बातों को समाज के सामने रखने का हमारा कर्तव्य होगा। और शासन को भी, प्रशासन को भी हम लोगों को बताने का ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं, मैं सामाजिक संस्था का आदमी हूँ। मैं ये मुद्दा भी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अंकिता भंडारी का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। और ये उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे इस राज्य में इस तरह से ये घटनाएं होंगी, और इससे सभी लोग बहुत व्यथित हैं। उसमें राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, उसमें एक सामाजिक ग्रुप भी, और गांव-गांव तक भी ये बात पहुंची है और लोगों ने देखा है कि ये जिस तरह का ये हत्याकांड हुआ है, इससे न जाने क्यों इतनी शर्मिंदगी हुई है कि हमने इसलिए राज्य बनाया। तो मैं तो सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि सरकार को चाहिए, इतना बवंडर इस बात पे हो रहा है, इसकी वीडियो आ रही, क्लिपिंग्स आ रही हैं, लोगों के बातें सामने आ रही हैं। मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहूँगा जब ये सब बातें सामने आ रही हैं तो क्यों नहीं इसकी CBI जांच कराई जाए। इसकी CBI जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी
साबित हो सके। तो सिर्फ मेरे यही सभी लोगों से, पूरे समाज से निवेदन करूँगा मैं कि गढ़वाल सभा के हमारे जितने भी लोग हैं, 4 तारीख को होने वाले जो ये हमारा विराट जो रैली है, इसमें सम्मिलित होकर के अपना रोष प्रकट करें जनता के प्रति और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएं। उसकी मां को मैंने रोते हुए अभी व्हाट्सएप पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, कितनी पीड़ा उनको होती है। ये सरकार क्या समझती है इस बात की? सरकार से चाहे सरकार से ये मांग करते हैं कि वे इसकी सीबीआई जांच करें। अंकिता भंडारी जो मामला है, सभी को पता है कि वो 18 सितंबर 2022 की घटना है। अगर सरकार सच में बेटी के प्रदेश की हित से होती तो शायद इस घटनाएं घटती भी नहीं प्रदेश के अंदर। आज पूरे प्रदेश के अंदर होम स्टे चल रहे हैं और सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है कि उन होम स्टों में क्या होता है। अंकिता भंडारी वाले जो मामला था, उसमें तो पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी। वो तो बेटी पहाड़ की बेटी थी और उसने अपनी अस्मिता दांव पे नहीं लगाई। उससे जो घिनौनी हरकतें हुई हम सब लोगों ने देखा है। इवन आप सबको पता है कि हम निर्मला दीदी अच्छे से जानती हैं, इन्होंने अपने बुकलेट में भी उसका जिक्र किया है। जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जब महिला का पोस्टमार्टम होता है तो महिला डॉक्टर होती है। इसमें पीछे मैम बैठी हुई है, होता है इसमें। लेकिन हम लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे 6-7 घंटे तक, उन्होंने हमें कोई महिला डॉक्टर नहीं दी। तो सरकार की अगर मानसिकता सही होती तो उसमें सीबीआई की जांच तुरंत कर देनी चाहिए थी इन लोगों को। ये खुद चाहती है कि प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल लाने का खुद सरकार प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पे इसमें ज्यादा क्या बोलना है, सभी को पता है कि इस घटना के बारे में अगर इस घटना पे रोक लगती, इसमें सीबीआई की जांच होती तो शायद उसके बाद ऐसी घटनाएं न घटती। और हमारा मानना है कि 4 जनवरी को सभी लोग भारी से भारी संख्या में उनके प्लेन लॉन्च पहुंचिए। 11 बजे से हमारी वहाँ से रैली माननीय मुख्यमंत्री आवास पहुँच करेगी। और मैं समझती हूँ वो रैली 1994 के जैसी वो रैली दिखनी चाहिए। तमाम राजनीतिक संगठन गठबंधन जितने भी NGO है, सभी लोगों को बाहर आना पड़ेगा। जितने लोग घर में चुप बैठेंगे उतना नुकसान सबको जाएगा। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। ये बात हमेशा से थी कि इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई वीआईपी है। और अगर आप जो मई 2025 को एडिशनल सेशन जज रीना नेगी का फैसला है 160 पन्ने का, उस फैसले को भी देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है कि वीआईपी तो है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में सजा भी हुई, लेकिन वीआईपी कौन है ये प्रश्न तब भी अनुत्तरित है। और पुलिस ने तो जांच इतना कमजोर की कि वहां इस बात का जिक्र है फैसले में कि भाई उससे 3 दिन पहले भी 13 सितंबर को भी उस रिजॉर्ट में 3 लड़कियां लाई गई। तो पुलिस ने यह भी तलाशने की कोशिश नहीं की कि वो 3 लड़कियां कौन थी। अब जो नए सबूत आए हैं, जो नई बातें आई हैं, कहिए तो वो बातें एक तरह से सत्ताधारी पार्टी के भीतर से ही आई हैं, भाजपा के भीतर से ही आई हैं। और ये तथ्य हमेशा से इस बात को लेकर के सवाल हो सकता है कि कौन वीआईपी नहीं, लेकिन ये तथ्य हमेशा से लोगों के भीतर था कि कोई वीआईपी है, एक बात, और वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का है। इसमें भी कोई शक सुबह संदेह किसी को कभी नहीं रहा। जिनका नाम वीआईपी के तौर पर भाजपा के भीतर से आया है, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार, हमारा बहुत साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनका मोबाइल लोकेशन, इसकी जांच होनी चाहिए। जो बात कही जा रही है कि वो हरिद्वार में मौजूद थे, तो वो वहाँ मौजूद थे कि नहीं थे, उस रिजॉर्ट में उनका आना जाना था कि नहीं था, इस बात की जांच होनी चाहिए। कानून में यह प्रावधान है कि यदि किसी केस में नए सबूत, नई तथ्य सामने आते हैं तो उसकी नए सिरे से जांच की जा सकती है। तो सवाल यह है कि सरकार, ये जो बात हम कह रहे हैं कि भाई कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलना चाहिए, मोबाइल लोकेशन की जांच होनी चाहिए, ये कब होगा? ये तब होगा जबकि नए सिरे से जांच होगी। और इसमें बस अंतिम बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि इस जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा कराया जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसआईटी का उदाहरण हमारे सामने है कि एसआईटी पूरी तरह से फेल हुई। एसआईटी ने वीआईपी का खुलासा नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि आप उस पूरे फैसले को भी देखें तो एसआईटी ने चूंकि वीआईपी का खुलासा करने से वो बच गई, उस दरवाजे तक वो जा गई, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत एसआईटी ने नहीं की क्योंकि राजनीतिक दबाव। इसलिए सीबीआई जो स्टेट के बाहर की एजेंसी है और सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे, वो जांच हो, इसी बात के लिए हम सारे लोग अंकिता भंडारी के केस में पूरा न्याय हो, क्योंकि ये 30 लोगों के भीतर है कि इस मसले में न्याय नहीं हुआ है, पूरा न्याय हो, इसीलिए ये अभियान है।
को लेकर के शुरू से कही जा रही थी, इंद्रेश मैथोरी ने भी इसका जिक्र किया कि कोई तो वीआईपी था। अब कोई वीआईपी था तो एसआईटी की जांच में वो वीआईपी का जिक्र कहीं नहीं है। क्या इस बात पर आपका फोकस रहेगा या सरकार से इस पर दबाव बनाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा इस पे भी फोकस रहेगा कि वीआईपी कौन है। इस पे हम लोग लगातार, क्योंकि हम लोगों ने जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट हमारी आई थी उस समय उत्तराखंड महिला मंच और विभिन्न जन संगठनों, महिला संगठनों की ओर से, तो उसमें साफ था कि लगातार जो बातचीत पुष्प जो उसका मित्र था अंकिता का, उनके बीच में जितनी भी बातचीत हुई उसमें बार बार वीआईपी शब्द का प्रयोग किया गया है। और वहाँ पे जितने लोगों से बातचीत की गई आसपास के लोगों से, उसमें भी वीआईपी बार बार आ रहा था। तो इसलिए वीआईपी जो शब्द है, हम तो चाहते हैं इसका खुलासा होना चाहिए। और जब कि इनकी ही विधायक की पत्नी कह रही हैं कि क्या कहते हैं, वो 2 लोगों का नाम बिल्कुल पूरी तरह से उजागर कर रही हैं, चाहे वो गौतम हो और चाहे वो अजय कुमार हो, तो दोनों का नाम वो पूरी तरह से ले रही हैं। तो उनकी जांच क्यों नहीं सरकार कर रही है? तो हमारी तो ये पूरी बात रहेगी कि इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। और अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। मैडम, जो उर्मिला सनावर का जिक्र आ रहा है पिछले 4 दिनों से, उनकी फेसबुक आईडी पर है, वो कहाँ है, सही है नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। तो जिस एक लास्ट वीडियो उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा था अगर पुलिस कहे तो वो खुद आएंगे, तो फिर गिरफ्तारी का डंडा उन पर क्यों लटकाया गया, ये बड़े सवाल है। नहीं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको कह रहे हैं, हम तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि सबसे बड़ी बात इसमें उर्मिला सनावर की भी सुरक्षा का है। और हम इस मांग को कर रहे हैं लगातार कि उसकी सुरक्षा का सरकार पूरी तरह से उसका ध्यान दे और उसकी सुरक्षा की जाए। केवल अब जब उन्होंने उसके लिए एसआईटी भी बिछा दी है तो सुरक्षा का सवाल तो और मजबूत हो जाता है, क्योंकि पुलिस उसके से लगातार बातचीत कर रही होगी। तो ये पुलिस बताएगी कि क्या कहते हैं उसकी सुरक्षा वास्तव में हो रही है या नहीं हो रही। नहीं मैडम, उर्मिला सनावर को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है? हम ये अपराध जानना चाह रहे हैं, आप सब लोग बैठे हैं। शायद इसीलिए तो हम लोग भी जो हम 4 तारीख को मुख्यमंत्री से सवाल पूछने जा रहे हैं, हमारे यही सवाल है। हमारा चाहे उर्मिला सनावर की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वीआईपी का सवाल हो, चाहे वहाँ पे साक्ष्य जो मिटाए गए हैं वनतरा के बाहर, चाहे बुलडोजर चला के किए गए हों, चाहे वहाँ पे आगजनी करके किए गए हों, तो साक्ष्य को क्यों किसने मिटाया? क्यों नहीं सरकार ने उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई साक्ष्य मिटाने वालों के खिलाफ करी? अगर उस समय साक्ष्य का खुलासा हो जाता तो वीआईपी का खुलासा उसी समय हो जाता। अगर सरकार थोड़ा भी, जैसा अभी इंद्रेश ने भी कहा है कि अगर सरकार की मंशा होती वीआईपी को ढूंढने की और हमारे साक्ष्यों को की जानकारी लेने की, तो सरकार कर सकती थी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार इसमें सबसे ज़्यादा संदिग्ध है। जो कह रही विकास के नाम की बात करती है सरकार, और आज महिलाओं के सवाल पे सरकार मौन बैठी हुई है और अंकिता के सवाल पे मौन बैठी हुई है, तो सवाल ये प्रश्न तो उठेंगे ही। और ये सवाल जो उठ रहे हैं, इस सवाल के लिए शायद हमारी रैली निकल रही है और हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री से सारे सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं। कमलापंत जी, पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ऑडियंस या जनता के पास अगर कोई सबूत है तो वो पुलिस को ला के दे। आप कह रही है कि पुलिस जांच करे, वो तो हमारे भरोसे बैठी हुई है। बिल्कुल नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। ये तो ये जनता, क्या उर्मिला सनावर जनता नहीं है? वो उत्तराखंड की जनता नहीं है। वो उर्मिला सनावर जितना वो दे रही है उसकी जांच करें पहले। लेकिन इसलिए भी पुलिस का कहना यह है कि सिर्फ सनावर ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाए और उसके बाद से वो लापता हो गई। साथियों, इस पर हमारा कहना तो ढूंढे ना, वो सच कह रही है या झूठ कह रही है। हम ये नहीं कहते वो सच कह रही है और हम ये भी नहीं कहते कि वो झूठ कह रही है, लेकिन उसकी जांच कौन करे? उसकी जांच हो ना कि सही है या नहीं है। उसने तो ऑडियो दिया है, उसने वीडियो में तो उसने ज़्यादा कम बोला है और सुनाया ज़्यादा है, लेकिन उसका जो ऑडियो है वो तो साफ इंगित कर रहा है ना, सवाल के नाम दे रहा है। सवाल गलत है या सही है, तो एजेंसियां किसकी हैं? इस सरकार के पास है ना एजेंसियां जितनी भी है। तो ये सरकार का दायित्व है, इसीलिए हमने सरकार चुनी है। अगर हम ही को करना होता तो सरकार को सत्ता पे बिठाने की जरूरत क्या थी? हम ही लोग आपस में जन संगठन जो क्षेत्रीय दल हैं या पार्टियां हैं, जो हमारी विपक्ष की पार्टियां, वही चीज़ों को तय कर लेती। भाई आपके पास पावर है, आपके पास पुलिस है, आपके पास सुरक्षा है, आपके पास सारी चीज़ें आपके पास है। तो एक बार लास्ट में अपील कर दीजिए 4 तारीख। एक सवाल और है, इस पूरे मामले में विजिल ब्लोअर का काम किया है उर्मिला सनावर ने, उसके खिलाफ जो है उसको नोटिस दिया जा रहा है। आज उसके एनपीडब्ल्यू भी जो है सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, लेकिन जिस आदमी ने खुलासा किया है अपने
बाणी से और गालियों के साथ में खुलासा किया। उसके लिए आप भी कुछ कहेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही, ना उसके एनबीडब्ल्यू जारी हुए, वो आज भी लापता है। सुरेश राठौर की बात तो अभी तो मीडिया यही दिखा रहा है कि सुरेश राठौर भी और उर्मिला सनावर दोनों ही गायब हैं कहीं, जो मीडिया दिखा रहा है, जो हमने कल तक का मीडिया में देखा तो दोनों लापता है। मगर सवाल यही है कि वो तो पूर्व विधायक भाजपा का है, उस पर जितनी नकेल सरकार कर सकती थी कोई, मतलब इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। ये साफ हो गया, आपकी बातों से ही साफ हो गया कि सरकार बिल्कुल फेल है। वो न सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर पा रही है, न उर्मिला सनावर से कोई चीज़ उसके ऑडियो वीडियो की जांच कर पा रही है। तो सरकार पूरी तरह से फेल है और 10 दिनों से उसने कोई जवाब जनता को नहीं दिया है। वे ये बताइए, जनता तो रैलियों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, जगह जगह मसाल जुलूसों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं लग रही है। तो इसलिए साफ बात है कि पूरी तरह से दोषी अगर कोई है तो वर्तमान सरकार है, विकास के नाम पर की बड़े बड़े दावे करती है। और मेरा फिर अंत में मीडिया के लोगों से ये एक अनुरोध है सबकी तरफ से कि ये सवाल व्यक्तिगत से ज़्यादा मीडिया या हमारे तरफ से ज़्यादा ये हम सब का व्यक्तिगत सवाल, अंकिता का सवाल जो है ये समाज का सवाल है। और मीडिया से मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप इसको अपना मुद्दा समझते हुए, उत्तराखंड का मुद्दा समझते हुए, महिलाओं का अस्मिता का सवाल समझते हुए, जिस बहादुरी के साथ उस लड़की ने समर्पण नहीं किया उसके सामने, अपने आप सम्मान की रक्षा, अस्मिता की रक्षा के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, तो मीडिया इसको पूरी तरीके से जनता को तक ले जाने के लिए मैं सोचती हूँ काम करेगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता का काम है 4 तारीख के लिए, और शायद अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भी और वीआईपी को खोजने में भी। धन्यवाद। एक सवाल, कितने लोगों की आने की संभावना है और इसका क्या भरोसा कि कोई वहाँ गड़बड़ी नहीं करेगा, इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं तो सोचती हूँ ये कुछ आप भी पत्रकार लोग ज़्यादा अच्छी करके जानेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, कि आपका ज़्यादा मीडिया ज़्यादा व्यापक है, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि उत्तराखंड की पूरी जनता इसमें भाग लेगी, ऐसा मेरा शांतिपूर्ण तरीके, हम शांतिपूर्ण भाग, जितने लोग आए वो शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली को अपना समर्थन भी है और अपनी